कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। पवित्रा जी के कहने पर रघुवीर जी ने इंटरकॉम से विमला को ऊपर बुला लिया। जी साहब। विमला ऊपर आई ही थी कि उसके पीछे पीछे अचानक तेजी से पवन ऊपर आया। तो रघुवीर जी ने उससे पूछा, क्या बात है पवन, ऐसे हड़बड़ाए क्यों हो? साहब, वो नर्स जूलिया बेहोश हो गई। रघुवीर जी ने अर्थपूर्ण दृष्टि से पवित्रा जी की तरफ देखा और नीचे जाने लगे। बाहर नौकर सोफे पर पड़ी जूलिया को होश में लाने की चेष्टा कर रहे थे। पवित्रा जी भी अपनी व्हील चेयर चलाती हुई सामने बालकनी में आ गई। जूलिया को होश नहीं आ रहा था, या फिर वो होश न आने का बहाना कर रही थी। धीरे धीरे सब लोग इकट्ठे हो गए। केशव जी अपने कमरे की खिड़की से झांक रहे थे। रघुवीर जी के सामने जाकर खड़े रहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। पानी डालो इसके ऊपर, कड़े स्वर में रघुवीर जी ने कहा। कुछ तो किया था उसने, ये बात वो अच्छी तरह समझ गए थे। अपना इतना बड़ा बिजनेस का साम्राज्य संभाल रहे थे। इंसान की शक्ल देखकर भाप जाते थे कि उसके दिल में क्या है। विमला अभी तक हल्के हल्के पानी हाथ में लगाकर उसके मुंह पर फेर रही थी। साहब के कहते ही उसने पानी वाला बर्तन उसके मुंह पर उठेल दिया। जूलिया छटपटाकर उठ बैठी। सामने खड़े रघुवीर साहब को देखकर उसने आंखें झुका ली। रघुवीर जी बोले, क्या हुआ तुम्हें? बेहोश कैसे हो गई? रघुवीर साहब के स्वर में फटकार बरस रही थी। जूलिया खामोश रही। 2 पल उसका मुंह बनता बिगड़ता रहा और फिर उसने लपक कर रघुवीर साहब के पैर पकड़ लिए और बोली, साहब माफ कर दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत करिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज साहब माफ कर दो मुझे, मैं लालच में अंधी हो गई थी। छोड़ो मेरे पैर। वो पीछे हट गए। विमला और नीतू ने उसे पीछे खींच लिया। रघुवीर साहब सामने बड़े सोफे पर बैठ गए और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, मेरी पत्नी के गहने कहाँ हैं? जूलिया वैसे ही उनके हाथों में फंसी सुर्खियां लेती रही। कैलाश, फोन करो पुलिस को। रघुवीर साहब उच्च स्वर में बोले तो वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरे सामान में है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके छुटने की कोशिश करते ही विमला और नीतू के हाथ और कस गए। रघुवीर साहब बोले, केशव। केशव जी बोले, जी साहब। जाओ पवन के साथ इसका रूम चेक करो और इसके हॉस्पिटल फोन करके बताओ कि इसने क्या किया है। यह सुनिश्चित करना कि हाँ, इसे दोबारा कहीं नौकरी ना मिले। रघुवीर साहब की बात सुनकर वो उठे और बाहर निकल गए। साहब माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो बिलक रही थी। केशव जी ने इशारा किया और विमला उसे पकड़कर उसके रूम तक लाई। खूब बारीकी से उसके सामान की तलाशी ली गई। फिर उसके बैग की एक गुप्त पॉकेट में छिपाए गए गहने मिल ही गए। और भी कुछ है? केशव जी ने कठोर स्वर में पूछा। जूलिया रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। विमला ने नफरत भरे स्वर में कहा, तुम्हारी वजह से हम सब भी चोर बन जाते। कोई और होता तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। ये तो साहब ने दया दिखा दी, वरना जेल में सड़ती। झूले लेकर केशव जी पवित्रा जी के पास चले आए। वो सामने ही बैठी थी। इस घटना ने उनका मूड खराब कर दिया। केशव, साहब को बोलना अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, फिर किसी समय चले जाएंगे। वो उदासी भरी आवाज में बोली और अपने गले से हार निकालकर विमला को थमा दिया। आज का दिन जूलिया की वजह से बर्बाद हो गया था, लेकिन अच्छा था कि उसकी चोरी खुल गई, क्योंकि अगर एक बार गहने घर से निकल जाते तो फिर पता नहीं सही सलामत मिल भी पाते कि नहीं। इधर गांव में केशव जी के घर मामी ने धारा को आवाज लगाई, धारा ओ धारा, अभी चाय नहीं बनी तेरी? फिर वो सामने बैठी औरत से बोली, क्या बताऊं जेठानी जी, शंकर के बाबा को तो तुम जानती ही हो, निरे भोला भंडारी है। हमारी खुद की हालत ऐसी है और ऊपर से अपनी बहन के बच्चों को और ले आए। हिमानी और कविता दोनों ब्याह लायक हो गई हैं, छोटी भी तैयार ही है, लेकिन उन्हें तो बस खुद भले और अपनी नौकरी भली। तुम्हें कोई लड़का बताओ, कम से कम एक लड़की के तो हाथ पीले कर दूं। वो औरत बोली, देख, लड़का तो मेरे खानदान में ही है,
अच्छा कमा खा रहा है, तो कहे तो बात करूं अपनी भाभी से। मामी खुश होकर बोली, अरे जेठानी जी, नेकी और पूछ पूछ, आप बात कर लो। हिमानी को तो मैं इसी साल निपटा दूंगी, और अगर दोनों के लिए वट जुड़ गया तो दोनों को एक ही मंडप में ब्याह दूंगी। इतने में धारा चाय ले आई। चाय रख कर वो चुपचाप चली गई। तो पारुल बोली, लो जेठानी जी, चाय पियो, मैं 1 मिनट में आई। पारुल अपनी मोटी देह संभालती उठी और अपने कमरे में बनी अलमारी का ताला खोलकर एक प्लेट में लड्डू निकाल लाई। लो खाओ, शंकर के बाबा कोठी से लाए थे, बहुत बढ़िया लड्डू हैं। वो औरत मालती बोली, लड्डू तो बढ़िया है, लेकिन एक बात कहूँ, अगर तू बुरा ना माने। पारुल बोली, ना ना, आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगी, आप तो मेरे भले के लिए ही कहोगे। मालती ने लड्डू कुतरते हुए कहा, देख, इस लड़की के घर में होते हुए किसी भी लड़के वाले की नज़र हिमानी और कविता पर जाएगी ही नहीं। ऐसी सुंदर है कि इसकी सुंदरता से डर लगता है। मेहमानों को लाऊंगी तो इसे सामने मत आने देना। जिसकी इस पर नजर पड़ गई वो दूसरी लड़की को पसंद नहीं कर पाएगा। हाँ ये तो है, पारुल ने अनमने भाव से कहा। उसके दिमाग ने उसी समय से ताने बाने बुनने शुरू कर दिए कि कैसे वो धारा को घर से दूर रख पाएगी। जब हिमानी को देखने लड़के वाले आएंगे, वो कुछ सोचकर बोली, आप बात चलाओ, इसका इलाज तो मैं कर ही लूंगी। ठीक है, पहले मैं अपनी भाभी से बात कर लूं, फिर तुम्हें बताती हूँ। जेठानी जी, चाय और ले लो, पारुल ने आग्रह किया। तो मालती जी बोली, ना, अब चलूंगी। उन्होंने अपने घुटनों पर हाथ रखकर उठने की कोशिश की। पारुल ने उन्हें सहारा दिया और फिर उनके साथ ही वो बाहर चली गई। बाहर से हिमानी अंदर आ रही थी। पारुल ने आंख के इशारे से उसे प्रणाम करने को बोला, लेकिन वो मुंह बिचका कर अंदर चल दी। इधर पैलेस में अरिजीत पवित्रा जी से फोन पर बात कर रहा था। मॉम, कोई दूसरी नर्स रख लीजिए, जरूरी थोड़ी है कि वो भी ऐसी ही निकले, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अरिजीत को अपनी मॉम के लिए बुरा लग रहा था। पवित्रा जी बोली, हाँ देखते हैं बेटा, तुम मेरी परवाह मत करो, अपना ध्यान रखो। अरिजीत बोला, कैसी बातें कर रही हैं आप हैं तो हम सब हैं, आपका ध्यान कैसे छोड़ सकते हैं। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी बहुत फिक्र रहती थी उसे आजकल। पवित्रा जी गहरी सांस लेकर बोली, अरे बेटा, मुझे तो अब फुल टाइम नर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसी नर्स से मेरा काम नहीं चलेगा। अरिजीत बोला, हाँ तो फुल टाइम रख लीजिए ना। हाँ सोच रही हूँ, वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, अपने लिए बहू ले आऊं तो नर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अकेले मन भी नहीं उबेगा। क्यों, गलत कहा मैंने। अरिजीत अपनी मॉम की बात सुनकर बोला, गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। इस समय वो ऐसी किसी भी बात को मना नहीं करता था जिससे उसकी मॉम को बुरा लगे। पवित्रा जी बोली, बेटा, हमारा इतना बड़ा बिजनेस और फैक्ट्री शोरूम किसके लिए है, कौन देखेगा उन्हें, तुम ही तो हो। मॉम, अभी मैं 24 का हुआ हूँ, अभी 2-4 साल तो सोचना भी नहीं चाहता। पवित्रा जी दर्द भरे स्वर में बोली, बेटा, बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ तो घर में रौनक आ जाएगी। मुझे तो वैसे भी अब सारी जिंदगी इसी व्हील चेयर का मोहताज होकर रहना है। मॉम, वो कहकर खामोश रह गया। पवित्रा जी उसे खामोश देखकर बोली, तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, वो बेबसी से बोला, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगी। जब तक तुझे पसंद नहीं होगा कहीं भी बात पक्की नहीं करूँगी। वो मजबूर होकर बोला, मैं अब क्या ही कहूँ, जैसा आप ठीक समझे मॉम। आखिर उसने हथियार डाल ही दिए। उसकी हाँ सुनकर पवित्रा जी खुश होकर बोली, मेरा प्यारा बेटा, लव यू बेटा, लव यू टू मॉम। बाबा कहाँ है। पवित्रा जी बोली, आज कुछ वर्कर्स रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए एक पार्टी रखी है। तुम तो अपने बाबा को जानते हो, उनके लिए गिफ्ट्स खरीदे वहीं बांटने गए हैं। ओके मॉम, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं कल फोन करूंगा। उसने कहा। ओके कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उनके चेहरे पर एक बहुत ही संतुष्टिपूर्ण मुस्कुराहट खिल उठी। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे को शादी के लिए मना ही लिया। अब जल्दी जल्दी लड़की और सिलेक्ट कर ले और अरिजीत उसे पसंद कर ले तो जल्दी ही मून पैलेस एक बहुत ही आलीशान शानदार विवाह समारोह का साक्षी बनेगा। उन्होंने अपनी घनिष्ठ सखी को फोन मिला लिया और उसे उसकी बहन की बेटी की पिक्स भेजने को कहा।
उनकी सखी ने बताया कि उसकी बहन की बेटी अभी अभी फ्रांस से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके लौटी है और अब जॉब देख रही है। उनकी तो खुद की गारमेंट फैक्ट्री भी थी, तो उनके बेटी की पत्नी को बाहर जॉब तलाशने की क्या जरूरत है। कई दिनों से पारुल केशव जी के पीछे पड़ी थी कि धारा को उसके गांव छोड़ आए, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, पता नहीं घर का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन केशव जी उसे अकेला वहां छोड़ने को राजी नहीं थे। पारुल ने धारा से यही बात कहकर उसे भी इमोशनल कर दिया था कि उसकी माँ की कोशिश और मेहनत से तैयार घर ऐसे ही पड़ा बर्बाद हो रहा है। धारा भी अपने मामा से कई बार आग्रह कर चुकी थी, लेकिन केशव जी को समय ही नहीं मिल पा रहा था। और वह ये भी अच्छी तरह से समझते थे कि पारुल किसी अच्छी भावना से तो धारा को उसके घर वापस नहीं भेज सकती है। इसके पीछे भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होगा। एक दिन सुबह सुबह मालती जी केशव जी के घर पहुंची और पारुल को आवाज देकर बोली, पारुल, ओ पारुल, जल्दी आ इधर। क्या हुआ जेठानी जी, सुबह सुबह कैसे? पारुल ने उनके पास आकर पूछा तो मालती जी बोली, केशव देवर जी कहाँ हैं? पारुल ने जवाब दिया, अभी अभी गए हैं। क्या हुआ, अंदर तो आओ। मालती जी बोली, अंदर आने का समय नहीं है, मेरी भाभी अपने बेटे के साथ आ रही हैं एक बार हिमानी को देखने। अगर लड़की पसंद आ गई तो जल्दी ही ब्याह का विचार है उनका। पारुल चौंक कर बोली, अरे इतनी जल्दी? पारुल के हाथ पैर फूल गए। अभी 2 घंटे लग जाएंगे, तब तक तैयारी कर लो। और हाँ, उस लड़की से सामना ना हो किसी का। उनका स्वर धीमा हो गया। पारुल बोली, लेकिन ये भी तो नहीं है, इनके बिना कैसे होगा? वो चिंतित हो गई। अरे पहले पसंद तो कर लें, फिर तो बात करने के लिए उनके गांव जाना पड़ेगा, समझ गई? तू तैयार नहीं है तो मना कर दे रही हूँ उन्हें। पारुल को दुविधा में फंसे देख कर उन्होंने तेज स्वर में कहा। उनकी बात सुनकर कुछ सोचकर पारुल बोली, नहीं नहीं जेठानी जी, मना करने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस इनकी वजह से कह रही थी। वैसे इन्हें बताया तो था मैंने। आप बुला लो, मैं अभी सब तैयारी करती हूँ। पारुल बौखला कर रह गई। शंकर को बुलाकर बाजार से कुछ खोवे की मिठाई लाने को पैसे देकर भेज दिया। जब से धारा घर के कामों में लगी रहती थी, घर काफी हद तक साफ सुथरा रहने लगा था, इसलिए घर की चिंता नहीं थी। बस साफ सुथरी चादरें बिछानी थी। कविता को बुलाकर उसने हिमानी को अच्छी तरह तैयार होने को कह दिया। लेकिन इस धारा का क्या करूं? उन्होंने सिर पर हाथ मारा। कैसे इसे भेजूं और कहाँ भेजूं? गांव में तो किसी के घर भेज नहीं सकती, बिना बात बात का बतंगड़ बन जाएगा। धारा इधर तो आना। धारा नाश्ते और खाने के बर्तन धोकर अंदर लेकर आ रही थी। बर्तन रसोई में रखकर वो धीमे कदमों से मामी के पास खड़ी हो गई। उसे देखकर मामी बोली, सुन, वो मंदिर है ना पहाड़ी वाला, वहां चली जा और पुजारी जी को अपने साथ लेकर आना। उन्होंने उसे आदेश दिया। धारा असमंजस से बोली, पुजारी जी को? क्यों मामी? क्यों यूं मत कर, पुजारी जी अक्सर पास के गांव चले जाते हैं पूजा पाठ के लिए। वहां उनका इंतजार करना और उन्हें लेकर ही आना। खाली आता ही तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अब जा जल्दी, धारा ने कहा। लेकिन भानु, मामी बोली। भानु को भी साथ ले जा। धारा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे मामी की बात तो सुननी ही थी, इसलिए अपना पुराना सा स्वेटर पहनकर उसने भाई को उसकी जैकेट पहनाई और उसका हाथ थामकर पहाड़ी की तरफ चल दी। पारुल ने विजयी भाव से मुस्कुराकर अपनी अकल को दाद दी, जिसमें आनन फानन ही ऐसा नायाब उपाय आ गया था धारा को घर से दूर रखने के लिए। उन्होंने आटे का घोल बनाया और आने वाले मेहमानों के लिए गुलगुले तलने लगी। रघुवीर जी और पवित्रा जी 2 दिनों से दूसरे शहर के एक आलीशान होटल में रुके हुए थे। आज पवित्रा जी की फ्रेंड शालिनी उन्हें अपनी भांजे से मिलवाने ले जाने वाली थी। उन्होंने शालिनी की दीदी की बेटी के फोटोग्राफ्स देखे थे। वो एक अच्छी शक्ल सूरत वाली सुंदर लड़की थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार की थी, तो उन्हें और क्या चाहिए था। शालिनी लंच से पहले ही आ गई। उनकी बहन ने खुद फोन करके रघुवीर सूर्यवंशी साहब और पवित्रा जी को लंच पर इनवाइट कर लिया था। दोनों तैयार होकर शालिनी जी की कार में ही निकल गए। उनका ड्राइवर और नौकर बदरी उनके पीछे ही दूसरी कार में थे। वो लोग काफी सारी गिफ्ट्स
और स्वीट्स वगैरह लेकर आए थे। शालिनी ने मना भी किया, लेकिन पवित्रा जी ने ये कहकर उसका मुंह बंद कर दिया कि रिश्ता होना एक अलग बात है, लेकिन ऐसे खाली हाथ किसी के भी घर जाना उन्हें पसंद नहीं है। जैसे ही वो लोग उनकी कोठी पर पहुंचे, दोनों पति पत्नी उनके स्वागत के लिए बाहर निकल आए। उनकी कोठी भी बहुत शानदार थी, लेकिन मून पैलेस के आगे फीकी पड़ जाती। आइए सूर्यवंशी साहब, शालिनी के बहनोई देश राज आगे बढ़ आए। बहुत सुंदर घर है आपका। पवित्रा जी ने प्रशंसात्मक नजरों से उनके बंगले को देखते हुए कहा। शालिनी की बहन श्वेता की गर्दन गर्व से तन गई। उसने एक नजर अपनी आलीशान कोठी पर डाली और मेहमानों के साथ अंदर बढ़ गई। वो लोग अभी अंदर पहुंचे ही थे कि नौकरों ने उनके सामने तमाम सारी खाने की चीजें सजा दी। क्या लेंगे आप, थोड़ा ठंडा या गरम? श्वेता ने बड़ी नजाकत से पूछा। सीधे लंच ही करेंगे, रघुवीर साहब ने सहजता से कहा। हाँ, ब्रेकफास्ट करके ही आए थे, पवित्रा जी मुस्कुराई कहकर। श्वेता ने आग्रह किया। अरे कुछ तो लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी खा लिया तो लंच नहीं कर पाएंगे, रघुवीर साहब ने विनम्रता से कहा। श्वेता ने नौकरों को हट जाने का निर्देश दिया। देश राज्य का भी काफी बड़ा कारोबार था। उनके घर और रहन सहन से उनके समृद्ध जीवन का पता चल रहा था। हमारा शहर कैसा लगा आपको? देशराज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यहाँ तो हम पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, अभी इस बार तो कहीं निकले ही नहीं हैं, रघुवीर साहब ने बताया। तो पवित्रा जी के मन में एक टीसी उठी। वैसे ही उन्हें किसी के सामने व्हील चेयर पर बैठना पसंद नहीं था, और अपनी असमर्थता पर उन्हें कभी कभी तो बहुत गुस्सा आ जाता था। जब से वो व्हील चेयर की मोहताज हुई है, कहीं घूमना फिरना आसान नहीं रह गया है। और तो और उनका मन भी नहीं करता। उनके मुंह पर एक उदास छाया सी पड़ गई, जिसे देखकर रघुवीर साहब फौरन समझ गए। आपकी बिटिया कहाँ है, बुलवाइए ना। उन्होंने फौरन बात बदल दी। हाँ हाँ, पवित्रा जी उत्साहित हो उठी। इसी वजह से तो इतनी दूर आए हैं, मैं बुलाकर लाती हूँ। श्वेता उठी और ऊपर चली गई। शालिनी और पवित्रा जी अपनी बातों में मगन हो गए, जबकि रघुवीर साहब और देशराज जी बिजनेस संबंधी बातों में लग गए। एक आवाज उनके कानों में पड़ी। हेलो आंटी, हेलो अंकल। एक गोरी चिट्टी सुंदर सी लड़की उनके सामने चली आई, जिसने जीन्स टॉप पहन रखा था, और उसके हल्के भूरे बाल उसके गोरे चेहरे पर खूब सुंदर लग रहे थे। ये रिया थी, शालिनी की दीदी श्वेता की बेटी रिया। वो आकर अपनी मौसी के पास बैठ गई। पवित्रा जी की नजरें उसकी तरफ उठी तो वो प्यार से उसकी तरफ देखने लगी। कोर्स पूरा हो गया आपका? उन्होंने प्यार से पूछा तो रिया ने जवाब दिया। जी आंटी। आपने फ्रांस की कौन सी यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है? पवित्रा जी ने पूछा। मैंने आईएफए से, रिया ने बताया। वो तो पेरिस में है, पवित्रा जी ने कहा। तो रिया बोली, हाँ जी। आप गए हो पेरिस? पवित्रा जी बोली, हाँ जा तो कई बार चुके हैं, पर जब तक बच्चे छोटे थे, अब तो काफी साल हो गए। पवित्रा जी मुस्कुराई और बोली, अब क्या करने की सोच रही हो? जॉब करूंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। तो पवित्रा जी बोली, बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर होना बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही वो रिया को बात करते हुए सहज करने की कोशिश कर रही थी। मैं जरा श्वेता दी को देख लूं, लगता है वो किचन का सुपरविजन करने चली गई, कहकर शालिनी हंसते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। इधर धारा और भानु धीरे धीरे चलते हुए पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ चले जा रहे थे। भानु भी आज बहुत दिनों बाद अपनी बहन का साथ पाकर बहुत खुश था। घर पर तो धारा दिन भर काम में जुटी रहती थी, और भानु या तो घर से बाहर फिरता रहता, या फिर अपनी मामी के काम से एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाता रहता। दीदी, चलो यहीं से अपने घर भाग जाते हैं, भानु ने मचलते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर धारा खुलकर हंस पड़ी। भानु बोला, दीदी सच कह रहा हूँ मैं, यहाँ मेरा मन नहीं लगता है, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। माँ की बहुत याद आती है। उसका स्वर भर्रा गया। भानु की बात सुनकर धारा ने साथ चलते भाई को बाहों में भर लिया और बोली, चलेंगे भाई, जल्दी ही चलेंगे। धारा ने उसका चेहरा चूमकर उसे गले लगा लिया। दीदी चलो ना यहाँ से, अपने घर में रहेंगे तो मैं भूखा भी होऊंगा तो आपसे कुछ नहीं कहूँगा, जिद भी नहीं करूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। उसकी बात सुनकर धारा का दिल भर आया।
वास्तव में मामा के यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल था। वो तो समझदार है, फिर भी हर समय उसका मन करता है कि किसी तरह अपने घर लौट जाए। भानु भी ना तो मनपसंद खा सकता है, ना अपनी नींद सो सकता है। मामी का जब मन चाहता है उसे उठाकर बैठा देती है। कितना लाडला था वो अपनी माँ और अम्मा का। उसे याद है जब पहली बार उसके पापा ने भानु को गोद में लिया था तो उनकी आंखों में पानी भर आया था। वो सामने खड़े होकर उन्हें देख रही थी तो उन्होंने भानु के साथ साथ उसे भी अपनी गोद में खींच लिया था। मंदिर की सीढ़ियां शुरू हो गई थी। भानु का हाथ पकड़कर वो ऊपर चढ़ने लगी। मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ था और काफी ऊंचाई पर था। भानु वहां पहुंचकर खुश हो गया। वो पूरे मंदिर परिसर में खेलता रहा और धारा स्नेह भरी आंखों से उसे देखती रही। आसपास थोड़े बहुत चरवाहे थे जो अपनी भेड़ बकरियां लेकर आए थे। उनकी बकरियां चरती फिर रही थी और वो लोग उनके लिए घास काट कर उनके गट्ठर बनाकर सुस्ता रहे थे। धारा भी मंदिर के फर्श पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही भानु आया और उसे भूख लगने को कहने लगा। अरे, यहाँ क्या खिलाऊं तुम्हें? अभी थोड़ी देर में घर चलेंगे तो खाना खा लेना। दीदी, कुछ लेकर आऊं नीचे से? अरे, नीचे कहाँ जाओगे? थक जाओगे, थोड़ी देर इंतजार कर लो, पंडित जी आते ही चल देंगे, धारा ने उसे समझाते हुए कहा। मंदिर की सीढ़ी पर बैठा एक चरवाहा ऊपर चढ़ आया। उसके हाथ में वहीं आसपास से तोड़े हुए कुछ अमरूद थे। वह अमरूद भानु को देते हुए बोला, ये लो। अमरूद उसने भानु के हाथ में रख दिए। कौन से पंडित जी का इंतजार कर रहे हो बेटा? उसने भानु से कहा। इसी मंदिर के पुजारी जी का इंतजार कर रहे हैं, जवाब भानु के बजाय धारा ने दिया। मंदिर के पंडित जी तो सुबह की पूजा करके अपने घर चले जाते हैं। अब शाम को ही दियाबाती के समय आएंगे। वो देखो, पहाड़ की तलहटी में उनका घर बना है। शाम को किस समय मिलेंगे? धारा ने पूछ लिया तो चरवाहा ने कहा, सांझ को ही आएंगे। घर चले जाएं तो? भानु ने पूछा तो चरवाहा बोला, पता नहीं घर पर मिलेंगे या नहीं। कभी कभी पूजा पाठ करवाने दूर दराज के गांव में भी चले जाते हैं और घर भी काफी दूर पड़ जाता है। दिख तो सामने रहा है, लेकिन बहुत उतराई में जाकर है। भानु यहीं बैठकर इंतजार कर लेते हैं, धारा ने अपने भाई को समझाया। चरवाहा बोला, ज्यादा देर मत रुकना बेटी, कई बार जानवर भी आ जाते हैं इधर। अंधेरा होने से पहले घर लौट जाना। करुणा भरे स्वर में कहकर वो अधेड़ उम्र का चरवाहा सीढ़ियां उतर गया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। बहुत तेज हवा चल रही थी। काफी ठंडा हो रहा था। उसने अपना स्वेटर कस कर लपेट लिया। भानु थक कर धारा की गोद में ही सिर रख कर सो गया था। मंदिर के पत्थर का फर्श बहुत ठंडा हो रहा था। अब धूप नहीं थी, इसलिए हवा के थपेड़े सह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। धारा ने अपनी माँ का शॉल निकाला और भानु की जैकेट के ऊपर लिपटा लिया। उसने उसके पैर समेटकर अपनी गोद में ही कर लिए थे। थोड़ी देर तक तो धारा बर्दाश्त करती रही। फिर जब ठंडी हवा को सहन करना मुश्किल हो गया तो वो भानु को अपने कंधे से टिकाकर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतरने लगी। भानु दुबला पतला था, लेकिन अब बड़ा हो गया था, इसलिए उसे उसको गोद में उठाकर नीचे उतरने में काफी दिक्कत हो रही थी। इधर देशराज जी के घर पर लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर खाद्य पदार्थों की भरमार थी। ऐसा लगता था कि शालिनी की दीदी को खाना खिलाने से ज्यादा प्रदर्शन करने का शौक था। वो बड़े गर्व से गर्दन ताने नौकरों को आदेश पर आदेश दिए जा रही थी। रघुवीर साहब और पवित्रा जी ने अपनी नित्य की आदत की तरह हल्का फुल्का ही खाया। पवित्रा जी ने आज प्रातः रोज की तरह एक्सरसाइज भी नहीं की थी, इसलिए भी वो बहुत कम खा रही थी। लंच के बाद देशराज जी उन्हें अपना बंगला दिखाने ले गए। पवित्रा जी की व्हीलचेयर रघुवीर साहब ने संभाल रखी थी। हालांकि वो अत्याधुनिक चेयर थी, बहुत ही स्मूथली चलती थी। अरे भाई साहब, आप चेयर छोड़ दीजिए। देवेंद्र, तुम चेयर संभाल लो, श्वेता ने नौकर को आदेश दिया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने जवाब दिया। पर श्वेता ने फिर कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये संभाल लेगा। तो रघुवीर साहब बोले, अरे श्वेता जी, मैंने विवाह वेदी पर अपनी मैडम का साथ निभाने का वचन दिया था, तो ये जिम्मेदारी किसी और पर कैसे छोड़ सकता हूँ, कहकर वो हंस दिए। पवित्रा जी तिरछी नजरों से उन्हें देखकर मुस्कुरा दी और श्वेता पता नहीं क्यों खिसिया कर रह गई। लौटते समय वो लोग देशराज जी और श्वेता को बेटी के साथ अपने घर आने के लिए आमंत्रित करते हुए आए।
पवित्रा जी को रिया अच्छी लगी थी। हाँ, उसकी माँ का कुछ अजीब सा व्यवहार था, लेकिन उनकी बेटी गुड लुकिंग थी। कुल मिलाकर अच्छी थी। कैसी लगी आपको रिया? वहां से लौटने के बाद पवित्रा जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। ठीक है, रघुवीर साहब ने संक्षिप्त उत्तर दिया। पवित्रा जी चौंक कर बोले, सिर्फ ठीक है, अच्छी नहीं लगी आपको? अच्छी है। और रघुवीर साहब मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी का उत्सुक चेहरा देखने लगे। अरिजीत को उसकी फोटोज भेज दूं? उन्होंने पूछा। तो रघुवीर जी बोले, अभी मिलने दीजिए, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा समझ लीजिए कैसे लोग हैं, कैसा नेचर है पेरेंट्स का और उस लड़की का, फिर अरिजीत को भी बता देंगे। पवित्रा जी ने बस हम कहा और वो भी सोच में पड़ गई। ठीक ही तो कह रहे हैं, बहुत जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। आखिरकार उनके बेटे की खुशी का सवाल है, सारी जिंदगी का साथ होगा। उन्होंने अपने साथ आई मेड को बुलाया और चेंज करने लगी। इधर धारा बहुत संभल कर उतर रही थी। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन आखिर की 3 सीढ़ियों पर से उतरते वक्त पता नहीं क्या हुआ कि उसका पैर मुड़ गया और वो भानु को संभालते संभालते नीचे आकर गिरी। उसके मुंह से तेज करहा निकली और भानु भी गिर गया। नीचे कच्ची जमीन पर घास जमी हुई थी, इसलिए चोट तो ज्यादा नहीं लगी, लेकिन पैर मुड़ जाने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई। धारा उठकर खड़ी हुई तो उसके मुंह से चीख निकल गई। भानु भी घबरा कर उसका पैर मसलने लगा, लेकिन धारा की मोच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। भानु उसकी हालत देखकर बोला, दीदी, किसी को बुलाकर लाऊं घर से? ऐसे कैसे चल पाएंगी आप? वो जाने को उद्यत हुआ तो धारा घबरा कर बोली, नहीं नहीं भानु, अकेले नहीं। घर काफी दूर है, अकेले कैसे जाओगे? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। आप तो बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं, ऐसे कैसे जा पाओगी? दर्द भी तो हो रहा है। उसने धारा के पैर को सहलाते हुए कहा। धारा होंठ बीच कर उठ खड़ी हुई और बोली, चलती हूँ धीरे धीरे। उसने पहला कदम उठाया तो उसकी चीख निकल पड़ी। वह भानु के कंधे का सहारा लेकर धीरे धीरे चल पड़ी। हर कदम के साथ उसकी चीख निकल रही थी, जिसे होंठ काट कर रोकने की वो कोशिश कर रही थी। आधे पौने घंटे के रास्ते में उन्हें 2.5 घंटे लग गए। इस समय तक पूरा अंधेरा हो गया था। केशव जी आज जल्दी घर आ गए थे। रघुवीर साहब और पवित्रा मैम साहब घर पर नहीं थे। काम भी जल्दी खत्म हो गया। गेट पर मौजूद गार्ड्स को ध्यान रखने को कहकर केशव जी सांझ ढले ही गांव पहुंच गए। पारुल के यहाँ आने वाले मेहमान कब के जा चुके थे। लड़का पारुल को बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सीधा साधा और अपने काम से काम रखने वाला शख्स था। माँ और बहन भी अच्छी लगी। अच्छा स्वभाव था उनका। लेकिन उनके जाते ही हिमानी ने हंगामा खड़ा कर दिया। कैसा चौमू सा लड़का है, जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे नहीं करनी शादी। कपड़े देखे थे उसके, कैसा बेकार लग रहा था। पारुल गुस्से में बोली। हाँ, शक्ल सूरत तो चाटनी है तुझे। पारुल सुलग गई। तेरे बाबा को ही देख ले, सुंदरता में कमी नहीं है, लेकिन घर में पूछा भाग भी नहीं है। हर चीज के लिए तरसना पड़ता है इस घर में। अच्छा खासा कमाता है, घर में किसी बात की कमी नहीं है। ऊपर से माँ बहन देखो कैसी सीधी है। अपने भाग्य पर इतराने की बजाय छोकरी शोर मचा रही है। घर बैठे जो रिश्ता आ गया, बोर आ गई है तो मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी। ज्यादा पसंद है लड़का तो कविता की कर दो। हिमानी ने भी चीख कर कहा। हिमानी की बात सुनकर कविता गुस्से में बोली, हाँ, कविता तो फालतू है घर में कि जो तुझे पसंद ना आए तो कविता की कर दो। कविता भी तो न कर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। थोड़ी देर में घर लड़ाई का मैदान बन गया। काफी देर तू मैं के बाद घर में शांति हुई। पारुल घर से बाहर निकल गई और हिमानी और कविता में थोड़ी देर वाक युद्ध होता रहा। फिर शांति छा गई। केशव जी जब घर पहुंचे तो पारुल घर में थी नहीं। शंकर घूमने निकला हुआ था। हिमानी और कविता अपनी अपनी चारपाई पर पड़ी हुई थी। केशव जी ने हिमानी से पूछा, हिमानी, माँ कहाँ है तुम्हारी? केशव जी को पता था कि लड़कियों को काम के लिए उठाना मुश्किल है, वो तो उनकी माँ ही कर सकती है। बाहर गई है, हिमानी ने जवाब दिया। केशव जी बोले, जरा उठकर चाय बना दे। हिमानी कविता से बोली, जा चाय बना दे बाबा के लिए। हिमानी ने कहा तो कविता ने घूर कर देखा, लेकिन उठकर चाय बनाने चली गई। पारुल भी बाहर से घूम कर आ गई थी। केशव जी हाथ मुंह धोकर आए और पूछने लगे, भानु दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है दोनों भाई बहन? तो पारुल बोली, कहीं घूम रही होगी तुम्हारी भांजी।
घर का काम यूं ही पड़ा होने से पारुल खिसिया गई थी। उसने सोचा था कि अब तक तो धारा ने आकर सारा काम निपटा लिया होगा। केशव जी बोले, ऐसे तो वो घर से बाहर जाती नहीं है, और अब तो सांझ हो गई है, इस समय कहाँ गई है? पारुल बोली, दोपहर 12 बजे पहाड़ी वाले मंदिर के पुजारी जी को बुलाने भेजा था, और अब ये टेम हो रहा है। घूम नहीं रही है तो और क्या कर रही है इतनी देर तक? केशव जी हैरानी से बोले, तुम भी कमाल करती हो शंकर की माँ। अरे धारा को भेजने की क्या जरूरत थी, शंकर को भेज देता। पारुल बोली, तो क्या हो गया, शंकर को और किसी काम से भेजो था। पारुल ने कहकर मुंह बना लिया, तुम्हारी लाडली को आले में रखकर उसकी पूजा करते रहे बस। वो उखड़कर बोले। केशव जी चिंतित होकर बोले, अब तो रात सी ढलने लगी है, कैसे निश्चित रहते हो तुम लोग, मैं देख कर आता हूँ। केशव जी फौरन उठ गए। बाहर कैसा तो ठंडा हो रहा है। अरे चाय तो पीते जाओ, पीछे से पारुल ने आवाज लगाई। पागल हो रखे हैं अपनी बहन के बच्चों के लिए, वो बड़बड़ाती रह गई। धारा धीरे धीरे घर के पास तो आ गई थी, लेकिन उसके पैर में असहनीय दर्द हो रहा था और पैर काफी सूज भी गया था। भानु की हालत भी पतली हो रही थी। अभी वो छोटा ही था, एक तो बाहर ठंड काफी बढ़ गई थी और ऊपर से चलते चलते वो बहुत थक चुका था। केशव जी मंदिर वाले रास्ते पर अभी थोड़ा ही आगे बढ़ पाए थे कि सामने से बुरी तरह लड़खड़ाती हुई धारा और भानु आते मिल गए। अरे बेटी, कहाँ रह गई थी, रात पड़ने लगी है, मामी ने पंडित जी को लाने भेजा था। हाफता हुआ भानु बोला, इतनी देर क्यों लगा दी, और ये पैर में क्या हो गया? केशव जी ने चिंतित होकर पूछा। मोच आ गई है, धारा दर्द से कांप रही थी। अरे रे, कहकर केशव मामा ने एक तरफ से उसका हाथ पकड़ा तो पैर पर जोर पड़ते ही धारा की चीख निकल पड़ी। क्या बहुत दर्द हो रहा है? अरे ये तो बहुत ज्यादा सूज गया है, कैसी लग गई? उन्होंने प्यार से पूछा तो धारा बोली, भानु को गोद में लेकर उतर रही थी कि पैर फिसल गया। ओहो, उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, संभाल कर बेटी, आजा मैं गोद में उठा लूं तुझको। नहीं मामा, धारा शर्म से लाल हो गई। केशव जी बोले, अरे क्या हो गया बेटी, छोटे पर तो तुझे गोद में उठाया ही है। केशव मामा ने स्नेहिल स्वर में कहा। अब तो घर पहुंच ही गए मामा, धारा ने होंठ भींचते हुए कहा। पारुल घर के बाहर ही खड़ी थी। धारा को लंगड़ाते हुए आते देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब तो सारा काम उन्हें ही समेटना पड़ेगा। कहाँ रह गई थी रात तक, कोई कहने सुनने वाले नहीं है तो कुछ भी करती रहेगी, उन्होंने गुर्रा कर कहा। पंडित जी आए नहीं थे, धारा ने धीमी आवाज में कहा। तो पंडित जी के इंतजार में वही रात बिता देगी क्या? पंडित जी नहीं आए थे तो वहां से जल्दी आ जाना चाहिए था, उन्होंने गुस्से से कहा। धारा के होंठ फड़फड़ा कर रह गए। वो कहना चाहते थे कि बिना पंडित जी को लिए आई तो टांगे तोड़ दूंगी, आपने ही कहा था। लेकिन पारुल मामी से बातों में जीत पाना उसके वश का नहीं था, इसलिए चुप रह गई। इसके अलावा उसे बहुत दर्द हो रहा था। तुम्हारे मुंह में तो दही जम गया होगा, अपनी भांजी से कुछ थोड़ी कह पाओगे, पता नहीं कहाँ मटर गश्ती करके लौटी है। पारुल ने केशव जी को फटकारा। केशव जी चुप खड़े रहे। वो समझ गए थे कि इस समय पारुल से कुछ भी कहना आग में घी डालने की तरह है, क्योंकि सब काम उस पर पड़ जाने की वजह से वैसे ही उसका दिमाग गर्म हो गया होगा। पारुल उन्हें घूर कर अंदर चली गई और गुस्से में बर्तन पटकने लगी। फिर हिमानी से बोली, हिमानी, चल आटा गूंथ ले। वो महारानी जी तो पैर में चोट लगाकर लौटी है, जिससे घर का काम ना करना पड़े। मेरे बस का नहीं है, अपनी पढ़ाई ना करूं मैं, हिमानी ने तन तनाकर कहा। तो पारुल गुस्से में बोली, अभी झाड़ू मारकर तेरी सारी पढ़ाई झाड़ दूंगी, काम के समय तुझे पढ़ाई याद आ जाती है। पारुल के तेज स्वर ने हिमानी को उठने पर मजबूर कर दिया। भुन भुनाती हुई वो कनस्तर से आटा निकालने लगी। कविता अभी चाय बनाकर उठी थी, उससे दूसरे काम को कहा नहीं जा सकता था, इसलिए पारुल ने बनीता को आवाज लगाई। बनीता, बनीता, अरे कहाँ गई, शाम को ही नींद आ गई क्या तुझे? बनीता धारा के पास बैठी उसका सूजा हुआ पैर देख रही थी। माँ के लगातार पुकारने से चिढ़कर बाहर चली आई। हाँ माँ, क्यों चिल्ला रही हूँ? पारुल बोली। मैं चिल्ला रही हूँ, अंदर बैठी हुई है, कान में आवाज तो जा नहीं रही है। जा अपनी दीदी की मदद कर दी, मैं ये बर्तन धोकर खाना बनाऊंगी तो आधी रात हो जाएगी। हिमानी आटा गूंथ कर रोटी सेक लेगी, तू दाल चढ़ा दे। हिमानी ने रोटी सेकने के नाम से अपने नेत्रों से अपनी माँ को देखा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। वो भी अपनी माँ की तरह बर्तन पटक पटक कर आटा गूंथने की तैयारी करने लगी। बनीता बोली,
धारा का पैर बहुत सूज गया है और दर्द भी बहुत है। उसके लिए कुछ दवा मंगा दो। मैं गर्म पानी में नमक डालकर देने जा रही हूँ। पहले अपना काम देख, अभी शंकर आता होगा। तेरे बाबा थके हारे आए हैं, वो क्या बैठे रहेंगे खाने के लिए? वनीता ने जैसे ही रसोई की तरफ बढ़ना चाहा, पारुल ने किचकिचाकर कहा, माँ बस 5 मिनट ही तो लगेंगे। वनीता ने कहा ही ताकि पारुल हाथ के बर्तन पटक कर उठ खड़ी हुई और गुस्से में बोली, जा तू महारानी की सेवा कर, मैं ही कर लूंगी सब काम। क्या जादू कर दिया है तुझ पर? अपनी माँ बाप और भाई बहन तो दुश्मन है तेरे। वनीता ने असहाय भाव से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर चुपचाप रसोई घर में घुस गई। शिव शिव, हे भोले भंडारी, रक्षा करो प्रभु। अंदर से आधी चीख चिल्लाहट की आवाज सुनकर बाहर की बैठक में बैठे केशव जी अपने कान दबाते हुए उठ खड़े हुए। अपनी जेबें टटोलते हुए वो बाहर निकल आए। पारुल के सामने धारा से सहानुभूति दिखाने का मतलब था कि उसे और 2-4 गालियां सुनवाना। वो गांव की एकमात्र दुकान पर जाकर रुके जहां और सामानों के साथ थोड़ी बहुत दवाई भी रखते थे। दुकानदार से दर्द की दवा की 2 गोली खरीद कर उन्होंने जेब में रख ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, चुपके से धारा को पकड़ा दूंगा, वरना कहीं पारुल ने देख लिया तो सारा घर सर पर उठा लेगी। धारा का पैर पूरी तरह सूज गया है और उसमें ऐसनीय दर्द हो रहा है। वो उसकी मौज के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दर्द की गोली खाकर कम से कम रात में तो सो पाएगी। कई बार उनका दिल बहुत दुखता था। उनसे 4-5 साल बड़ी बहन ने उन्हें बच्चों की तरह पाला था और एक वो है जो उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। खेती का पैसा आते ही पारुल एक एक पैसा छाड़ लेती है। उनके खाने पीने और रहने पर होने वाले खर्चों को गा गा कर वो केशव जी को कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ती है। धारा और भानु की खेती का पैसा एक बार जैसे ही पारुल के हाथ में जाता है, फिर उसे निकलवा पाना खुद केशव जी के वश में भी नहीं है। इधर देश राज्य के घर पर श्वेता शालिनी बैठे बातें कर रहे थे। तेरे कहने में आ गई हूँ मैं, वरना मेरी डोल के लिए रिश्तों की क्या कमी है? श्वेता जी ने मुंह बनाकर कहा। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है। क्यों जी? उन्होंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। वो अपने फोन में लगे हुए थे। अरे श्वेता दी, चलिए तो बहुत बढ़िया परिवार है पवित्रा का। आप एक बार अपनी आंखों से देख तो लो। तो कहती है तो चलती हूँ, बता दे उन लोगों को कि हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने बहुत घमंड से कहा। लेकिन रिया को चलने के लिए तुझे ही मनाना पड़ेगा। वो तो शादी के नाम से ही भड़क जाती है। हाँ हाँ, मैं मना लूंगी, उससे आप कुछ मत कहना। शालिनी ने अपना फोन उठाया और बाहर निकलकर पवित्रा जी को फोन मिला लिया। अगले दिन वो लोग मून पैलेस जाने के लिए निकले। पवित्रा जी को एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए रघुवीर साहब भी अपने मेहमानों के स्वागत के लिए घर में ही मौजूद थे। रघुवीर सूर्यवंशी जी का आलीशान बंगला मून पैलेस देखकर श्वेता की आंखें फटी की फटी रह गई। शालिनी ने उन लोगों के बारे में बहुत कम बताया था। उनका घर तो किसी राजमहल की तरह सुसज्जित और विशालकाय था। सफेद रंग का पूरा बंगला फिल्मों में दिखाए गए किसी सेठ जैसा लग रहा था। नौकरों की फौज हाथ बांधे लाइन में खड़ी हुई थी। श्वेता के दिल में गहरे से ये दुआ निकली, हे भगवान, किसी तरह मेरी बेटी को इस घर की बहू बना दो। पवित्रा जी और रघुवीर साहब उनके स्वागत के लिए निकल कर आए। श्वेता उनके सम्मान से दोहरी हो उठी। उनके हस्बैंड भी बहुत प्रभावित लग रहे थे। शालिनी ने जब उन्हें बताया था कि उनकी स्मर्ट फ्रेंड अपने बेटे के लिए लड़के ढूंढ रही है, तो उन्हें लगा था कि उनकी बेटी को तो ऐसा लड़का बहुत आसानी से मिल जाएगा। उनके पास दौलत की कमी तो थी नहीं, उनकी बेटी सुंदर थी और एजुकेटेड भी। उसे भला लड़कों की क्या कमी होनी थी? बहुत बड़े से लिविंग रूम में घुसते ही उनकी आंखें एक एक चीज पर जमी जा रही थी। लिविंग रूम की सजावट में भी श्वेत रंग का बाहुल्य था। सभी शो पीस और अन्य सामान बहुत ही बहुमूल्य था। ऊपर छत पर इतालवी गिल्ट मेडल और कीमती रॉक क्रिस्टल का विशाल शैंडलियर चमक रहा था। रघुवीर सूर्यवंशी साहब और पवित्रा जी ने बहुत आदर के साथ उनका स्वागत किया। शालिनी तो पहले भी वहां आ चुकी थी, इसलिए फिर भी सहज थी, लेकिन श्वेता और उनके पति देशराज जी बहुत प्रभावित लग रहे थे। श्वेता, जो अपना घर दिखाते समय घमंड से भरी हुई थी, इस समय सूर्यवंशी दंपति के सामने बिछी जा रही थी। उसकी मुस्कुराहट उसके होठों से जा ही नहीं रही थी। रिया अच्छी खासी मैच्योर लड़की थी। भले ही उसकी मम्मी और मौसी ने उसे यही बताया था कि वो यूं ही
उन लोगों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो इतनी भी भोली नहीं थी कि वास्तविकता समझ नहीं पाती। उसे भी खूब समझ आ रहा था कि उसके मम्मी पापा और मौसी उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। उसे यह मालूम था कि चाहे वो उसे कहीं भी लेकर चले जाए, बिना उसकी मर्जी के वो उसे कोई भी निर्णय लेने पर विवश नहीं कर सकते हैं। लेकिन मून पैलेस की शान शौकत देखकर वो भी बहुत खुश हुई थी। उसे वो बंगला बहुत पसंद आया था। इतना लंबा चौड़ा फार्म हाउस था कि घूमते घूमते ही कोई थक सकता था। जाते समय जब वे लोग बाहर निकले तो बाहर फैले विस्तृत फार्म हाउस को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। बहुत सुंदर हरा भरा फार्म हाउस बना रखा है सर आपने, देशराज जी ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा। धन्यवाद आपका। हमारे वाली ट्रेन है और इस फ्रंट गार्डन को उन्होंने एक बड़े लैंडस्केप की तरह डेवलप किया है, रघुवीर साहब सरल स्वर में बोले। रिया ने दूर एक घोड़े को देखते हुए कहा, ओह, आपने क्या घोड़े भी पाल रखे हैं अंकल? रघुवीर जी बोले, हाँ बेटा, मुझे घोड़ों का बहुत शौक है। तुम राइडिंग जानती हो क्या? रिया बोली, नहीं अंकल, अब तो बहुत दिनों से मैंने हॉर्स राइडिंग नहीं की है, लेकिन जब मैं शिमला में थी तब मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी थी। ओह अच्छा, कहकर वो मुस्कुराए। रिया को हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग सब कुछ आता है। पता है भाई साहब, इसके टीचर्स कहते थे कि आपकी बेटी बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है। श्वेता ने बहुत गर्व से कहा। पर पवित्र जी रिया को देख रही थी। कुल मिलाकर वो उन्हें अच्छी लगी थी। वो चाहती थी कि उससे और बात हो जिससे वो उसे और अच्छी तरह समझ सके। सच कहूं तो आपका घर इतना सुंदर है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। रिया ने चारों तरफ फैली हरियाली को देखते हुए कहा। शार्ली ने अर्थपूर्ण दृष्टि से अपनी बहन की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आपका जब मन करे तो आ जाना बेटा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, पवित्रा जी ने कहा। अभी तो तुमने यहाँ आसपास का एरिया नहीं देखा है, बहुत सुंदर जगह है, शालिनी ने बताया। तो पवित्रा जी बोली, शालिनी तो आती ही रहती है, तुम इसके साथ ही आ जाना। क्यों शालिनी? शालिनी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मुझे इसी सैटरडे आना है, तब तुम भी मेरे साथ आ जाना। रिया ने सिर हिला दिया। मून पैलेस से लौटते समय तो रिया साथ में ही थी, इसीलिए पूरे रास्ते में केवल सूर्यवंशी दंपति की शान और शौकत की ही बातें होती रहीं। लेकिन जैसे रिया अपने कमरे में गई, श्वेता ने पास बैठकर शालिनी के हाथ पकड़ लिए। शालिनी, किसी भी तरह से इस घर में रिया का रिश्ता करवा दे। अरे, अभी लड़के से तो मिल लो, देशराज जी ने बीच में दखल देते हुए कहा। तो श्वेता अपने पति को डांटते हुए बोली, अरे आप चुप करो। शालिनी, तू बात आगे बढ़ा। इतने बड़े घर में रिश्ता हो गया तो दिन फिर जाएंगे हमारे। इकलौता बेटा है उनका, मैं तो पहले ही कह रही थी। शालिनी कहकर मुस्कुराई तो श्वेता खुश होकर बोली, हाय, मेरी नजरों के आगे अभी भी उनका आलीशान बंगला घूम रहा है। बस ऐसे घर में बेटी की शादी हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। श्वेता की आंखों में सूर्यवंशी दंपनी का वैभव दिखाई दे रहा था। वो वहीं बैठे बैठे खुली आंखों से मून पैलेस में अपना हुक्म चलाती अपनी बेटी को देख रही थी। नवरात्र चढ़ रहे थे। पवित्रा जी जब से व्हील चेयर की मोहताज हुई थी, उनका पूजा पाठ ही खत्म होकर रह गया था। नवरात्रों के पहले दिन पुरोहित जी आकर कलश स्थापना कर गए थे। रोज की पूजा और मंदिर की देखभाल एक अधेड़ उम्र की ब्राह्मण महिला करती थी। वहीं उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाती थी। पवित्र जी को मंदिर के सामने रखे एक आरामदायक सोफे पर बैठा दिया जाता था। वहीं बैठकर वो पाठ सुनती रहती थी। नवरात्र का तीसरा ही दिन था। पवित्र जी बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन रही थी कि किचन की तरफ से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि कुछ काम हो रहा होगा, इसलिए उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यह भुनभुनाहट उनकी पूजा को डिस्टर्ब करने लगी तो वो बेचैन हो उठी। उन्होंने पाठ करती महिला को चुप रहने का इशारा किया और विमला को आवाज लगा दी। विमला, विमला। पवित्रा जी की आवाज सुनकर विमला भागती हुई आई। कैसा शोर मचा रखा है, क्या बात है, किस बात पर बहस हो रही है? उन्होंने गुस्से से पूछा। विमला सिर झुकाए खड़ी रही। कुछ बताओगी? वो और नाराज हो उठी। मालकिन, वो स्वीटी अपना अलग नाश्ता बनाने को कह रही है, वो धीमी आवाज में बोली। तो पवित्रा जी बोली, तो बना लेने दो, क्या आफत है। विमला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्या हुआ, कुछ बोलोगी? पवित्रा जी झल्ला गई। मालकिन, वो ऑमलेट बनाने को कह रही है। विमला ने डरते डरते कहा। ऑमलेट? उनके माथे पर सुनकर बल पड़ गए।
तुमने बताया नहीं कि नवरात्र चल रहे हैं। घर में प्याज लहसुन तक भी नहीं आ रहा है, ऑमलेट कैसे बन जाएगा? तुमने बताया नहीं उसे? उन्होंने कड़ी आवाज में पूछा। बता दिया मालकिन, वो कह रही है तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं अपने लिए बनाऊंगी। बुलाकर लाओ उसे यहाँ। पवित्रा जी ने आदेश दिया। विमला फौरन किचन की तरफ मुड़ गई। पवित्रा जी बड़बड़ाने लगी। क्या बात है, और रोजाना कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। फिर उन्होंने मन ही मन भगवान से शिकायत की। हे भगवान, क्यों मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर बना दिया? दरअसल हॉस्पिटल में अधिकतर नर्स क्रिश्चियन हैं और वही मोटे पैसे के लालच में घर पर रहकर काम करने को तैयार हो जाती हैं। इससे पहले भी इधर की ही एक लड़की रखी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके पति ने आने को मना कर दिया। स्वीटी विमला के साथ आकर उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, स्वीटी क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? मैम, ये लोग मुझे अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनाने दे रहे हैं, उसने कहा। तुम्हें बताया नहीं विमला ने कि नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में इस घर में नॉनवेज नहीं बन सकता। उन्होंने पूछा तो स्वीटी चुप रही, लेकिन उसके मुंह से असहिष्णुता के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। बताया था कि नहीं? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। जी मैम, स्वीटी ने धीमे स्वर में कहा। जाओ यहाँ से, फिर आइंदा इस तरह की बात नहीं सुनो मैं। वो गुस्से से बोली और उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। शुरू करो। उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाली महिला को संकेत किया। स्वीटी 2 मिनट खड़ी रही, फिर वापस मुड़कर अपने कमरे में चली गई। दुर्गा सप्तशती का पाठ फिर शुरू हो गया। पाठ समाप्त होते होते विमला और नीतू ने डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता सजा दिया। आजकल पवित्रा जी पूजा पाठ के बाद ही कुछ खाती थी। स्वीटी ने नाश्ता कर लिया। पवित्रा जी ने उनको नैपकिन पकड़ाती विमला से पूछा तो विमला बोली, नहीं मालकिन, वो अपने कमरे में चली गई है। पवित्र चौंक कर बोली, क्यों, नाश्ता नहीं करेगी क्या? हम लोगों ने बहुत कहा नाश्ता कर लो, लेकिन वो अपने कमरे में चली गई। विमला ने बताया। पवित्रा जी ने ज्यादा जोर देना उचित नहीं समझा। जब भूख लगेगी तो अपने आप नाश्ता करने आएगी। उसे इतना तो समझना चाहिए कि इस घर में नवरात्रों में किसी तरह का ऐसा खाना नाश्ता नहीं बनता। रघुवीर साहब कभी कभार अंडा वगैरह खा लेते हैं, लेकिन पवित्रा जी और दोनों बच्चे ये सब कुछ नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि उनके घर में अंडा नहीं बन सकता, लेकिन पूजा के दिनों में ऐसा संभव नहीं है। इधर बहुत देर से बनीता धारा को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धारा हर बार मना कर दे रही थी। उनके पड़ोस के गांव में स्थित देवी मंदिर परिसर में मेला लगता था। कुछ दुकानें और एक हाथ झूला वगैरह आ जाता था। उसी के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। अरे चलना, अब तो पैर भी ठीक हो गया तुम्हारा, घंटे तो घंटे में लौट आएंगे, बनीता ने आग्रह किया। मेरा मन नहीं है बनीता, और कितना तो काम पड़ा है, मामी नाराज हो जाएंगी। धारा ने मना कर दिया तो बनीता बोली, अरे वो खुशी कब रहती है जो नाराज हो जाएंगी। चल, पारुल मामी ने उसकी बात सुन ली तो वो वहां आकर गुस्से में बोली, क्या कहा तूने? अपनी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलते जबान नहीं निकलती तुम्हारी। बनीता बोली, माँ अच्छा हुआ तुम आ गई। हिमानी दीदी और कविता तो 1 घंटे पहले ही चले गए। मैं भानु और धारा चले जाएंगे, 2 घंटे में लौट आएंगे। बनीता ने विनती से की। पारुल मामी बोली, और काम कौन करेगा? मैं ही मरी रहूं सारे दिन, बर्तन कपड़े धुलने को पड़े हैं। माँ काम खत्म करके ही जाएंगे, चिंता ना करो। चले जाएं क्या? बनीता ने फिर अनुरोध किया। चली जाओ, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना, नहीं तो टांगें तोड़ दूंगी सबकी। पता नहीं पारुल ने कैसे मन से इजाजत दे दी। चल तारा, जल्दी जल्दी काम निपटा ले, फिर चलते हैं। बनीता ने उत्साह में भरकर कहा। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तू और भानु चले जाओ। मैं सब काम कर लूंगी, धार ने मुझे मन से कहा। तू भी चल ना दीदी, भानु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आप भी चलो ना दीदी, भानु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। भानु की आंखों में भरे आग्रह को धारा ठुकरा नहीं पाई और उसे जाने के लिए हामी भर दी। उसके पैर की मोच काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी ज्यादा चलने से दर्द हो जाता था। लेकिन छोटे भाई की विनती भरी आंखों ने उसे विवश कर दिया। जल्दी जल्दी बर्तन साफ किए और फिर कपड़े धोकर डाले। बनीता ने कपड़े फैलाने में उसकी मदद कर दी। अपने पास पड़े थोड़े से पैसों में से 50 रुपए निकाल कर उसने अपने पास रख लिए। भानु किसी चीज के लिए ललचाए तो कम से कम कुछ तो उसे दिला सके। मामी को उसके पास रखे पैसों का पता नहीं था, नहीं तो किसी न किसी खर्च के बहाने उसे वो सारे पैसे निकलवा ही लेती। जब वो तैयार होकर निकलने लगी तो बनीता ने जबरदस्ती उसे अपना एक पीले रंग का सूट पहना दिया।
धारा ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। ऐसे बेकार कपड़ों में मेले जाओगी? चुपचाप इसे पहन लो, कितना सादा सा तो है। उसने उल्हाना दिया, लेकिन उस सादे से पीले रंग ने धारा का रूप कई गुना बढ़ा दिया। पारुल कहीं पड़ोस में जाकर बैठ गई थी, वरना ऐसे उसे जाने भी नहीं देती। मेले पहुंचते पहुंचते उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए धारा के पैर में दर्द होने लगा। वो भानु की वजह से बहुत देर तक तो सहन करती रही, लेकिन मेले में थोड़ा घूमने के बाद उसने बनीता से कहा कि बनीता भानु को मेला घुमा दे। वो वहीं मंदिर के किनारे पर पड़े एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गई। इससे ज्यादा वो चल नहीं पा रही थी। भानु और बनीता उसे वहीं बैठा छोड़कर मेले में घुस गए। धार ने पैसे बनीता को पकड़ा दिए, जिससे वो भानु को कुछ खिला पिला दे या वो कुछ लेना चाहे तो ले ले। भानु और बनीता जब मेले की रंग बिरंगी भीड़ में गुम हो गए तो वो गहरी सांस लेकर आसपास बिखरे प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने लगी। कि चली रे दगड़ियों, पता नहीं कौन चिल्ला रहा था। उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी तो 3 लड़कों का ग्रुप थोड़ी दूरी पर खड़ा उसे ही निहार रहा था। उनके पीछे खड़े 2 लड़के उन्हें आवाज दे रहे थे। आज का दिन बहुत बोलो, आज मिलकर मौज करेंगे, एक दूसरा लड़का बोला। तभी उस मंदिर के अधेड़ उम्र के पुजारी जी उधर से निकले। उन्होंने एक नजर मुंह झुकाए बैठी धारा पर डाली और उन लड़कों पर कड़ी नजर डाली। भगवान के मंदिर में आकर भी बुद्धि शुद्ध नहीं है तुम लोगों की, उन्होंने उच्च स्वर में फटकारा। तो लड़के सहम कर टुकर टुकर उन्हें देखने लगे। तुमको बात समझ नहीं आई? उनका गुस्से भरा चेहरा देखकर सारे लड़के फौरन तितर बितर हो गए। फिर उन्होंने धारा से सहानुभूति पूर्ण स्वर में पूछा, यहाँ कैसे बैठी हो? अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ, धारा ने धीमी आवाज में कहा। पुजारी जी ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा भाई? मेले में कुछ खरीदने गया है, धारा ने जवाब दिया। बेटी मंदिर में बैठ जा। क्या करें, हमारा पहाड़ भी अब दूषित होता जा रहा है, कहकर उन्होंने गहरी सांस ली तो धारा उठ खड़ी हुई। भानु और बनीता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो मंदिर की सीढ़ियों पर ऐसी जगह पर बैठ गई जहां से इधर आने वाले लोग आसानी से दिखाई दे सके। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने वाले हर इंसान की नजर पहले धारा पर पड़ती, फिर वो अंदर चला जाता। धारा का देवीय सौंदर्य हरेक को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। हालांकि उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके कपड़ों की खिलते हुए पीले रंग ने उसे एक अद्भुत सौंदर्य से रंग दिया था। काफी समय बाद बनीता और भानु लौट आए। वो बहुत देर से बनीता से घर चलने को कह रही थी, लेकिन ना तो बनीता ना ही भानु लौटने को तैयार थे। काफी समय बाद वो चलने को तैयार हुए। शाम ढलने से पहले चले थे, लेकिन धारा ज्यादा तेज नहीं चल पा रही थी, इसलिए आते आते शाम हो गई थी। खिसियाई हुई पारुल ने घर के बाहर ही उन्हें पकड़ लिया। ऐसे सच धज कर किस पर डोरे डालने गई थी? पारुल की चिंगाड़ से धारा कांप कर रह गई। आगे क्या होगा? क्या रंजीत को रिया पसंद आ जाएगी? धारा मून पैलेस कैसे पहुंचेगी? क्या पवित्र जी धारा के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगी? क्या धारा अपने साथ भानु को भी लेकर जाएगी, या मामी भानु पर अत्याचार की सारी हद पार कर देंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।